नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के एक ऐसे टॉपिक पे जो समाजशास्त्र के जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या फिर कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं, इंटरव्यू जो होते हैं, उनमें बहुत बार पूछा जाता है। वैसे तो ये पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है, लेकिन समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग भी ये विषय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे राज्य व राष्ट्र के बारे में कि राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है तथा दोनों में अंतर क्या है। राज्य व राष्ट्र को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो जितनी प्रकार की सोशियोलॉजी की एग्जाम है सबके लिए ये समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। देखिए, राज्य और राष्ट्र में जो फर्क है वो आगे पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि राज्य कहते किसे हैं। तो देखिए, राज्य एक ऐसा अमूर्त सत्व है जिसमें राजनीतिक विधिक संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं और वह एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर वह उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियंत्रण रखता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राज्य है उसका एक निश्चित भूभाग होगा, एक जनसंख्या होगी, एक ऐसी सरकार होगी जो प्रभुता संपन्न होगी, जो सभी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होगी। मैक्स वेबर ने जो परिभाषा दी है वो कहा है कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। या हम कह सकते हैं कि राज्य वह समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग है, साथ ही उसकी एक प्रभु सत्ता संपन्न सरकार है जो कि बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है। अर्थात जो राज्य है उसको तो हम आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि राज्य के जो मौलिक तत्व हैं उन्हीं से हमें उनके बारे में पता चल जाता है कि राज्य के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है, निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, एक शासन या सरकार का होना जरूरी है जो कि प्रभु सत्ता संपन्न है, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, जो जिस सरकार के ऊपर किसी बाहरी सरकार का कोई भी आधिपत्य नहीं है। तो राज्य को समझने के लिए क्या कि थोड़ी सरल अवधारणा है, इसको आराम से समझा जा सकता है। तो राज्य एक ऐसा समुदाय या एक ऐसा मौलिक तत्व हो गया जिसकी जनसंख्या है, जिसका निश्चित भूभाग है, जो एक सरकार है जो प्रभु सत्ता संपन्न है, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। जैसे भारत है वो एक राज्य है, या पाकिस्तान की बात करें तो वो एक राज्य है, या अमेरिका की बात करें तो एक वो राज्य है। तो जितने भी देश हैं उनको हम राज्य की श्रेणी में रख सकते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र, देखिए राष्ट्र है उसको समझना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि राष्ट्र एक जटिल अवधारणा है, राज्य थी वो एक सरल अवधारणा थी। राष्ट्र है एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है परंतु उसको परिभाषित करना कठिन है। देखो, राष्ट्र का वर्णन तो किया जा सकता है लेकिन उसकी सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती। राष्ट्र जो शब्द है वो लैटिन भाषा के नेशन से बना है, और जो नेशन है वो उसकी उत्पत्ति नेशिया से हुई है। क्या? नेशियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है पैदा होना। तो राष्ट्र का मतलब हो गया स्वयं शासन करने वाली जाति जिसकी पैदाइश एक नस्ल से हुई है। अर्थात एक जैसे लोग, एक जैसी प्रजाति के लोग, एक जैसी नस्ल के लोग, या एक जैसी संस्कृति को मानने वाले लोग, एक जैसे धर्म को मानने वाले लोग, एक जैसी भाषा को मानने वाले लोग एक राष्ट्र के या एक राष्ट्र के सदस्य हो सकते हैं। तो राष्ट्र भी एक ऐसा समुदाय है जिनकी एक विशेष समान भाषा है, समान संस्कृति है, समान सभ्यता है, समान उनका रहन सहन है, और एक वो विशेष भावना से जुड़े हुए हैं, एक जैसी भावना से जुड़े हुए हैं। जबकि राज्य के अंदर ऐसा नहीं है कि एक जैसी भावना से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, जबकि राष्ट्र में ऐसा अति आवश्यक है। राष्ट्र जुड़ा हुआ ही भावनाओं के आधार पर है, या राष्ट्र का निर्माण ही भावनाओं के आधार पर होता है। तो देखिए, मनुष्य के ऐसे समुदाय जिसके सदस्य एक निश्चित भूखंड का अनंत काल से निवास कर रहे हों, जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं एक समान हो, जिनका इतिहास, जिनकी परंपरा, जिनका धर्म, जिनकी भाषा, जिनके हित व अहित एक जैसे हों, साथ ही साथ जिनके पूर्वज भी एक हों, जिनकी सभ्यता व संस्कृति एक जैसी हो, वह राष्ट्र कहलाता है। तो देखिए, राष्ट्र के अंदर कोई निश्चित भूभाग होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समान संस्कृति, एक समान सभ्यता, एक जैसा धर्म, एक जैसी भाषा, एक जैसी परंपरा, एक जैसी आकांक्षाएं, एक जैसा उनका इतिहास हो, उनके पूर्वज भी एक रहे हों, तो वो लोग राष्ट्रीयता की भावना से जुड़े हुए होंगे और एक राष्ट्र के लोग कहलाएंगे।
चलिए जब हम आगे बात करेंगे तो ये और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्र का अर्थ है ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का वह समुदाय जो एक समान भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था, मनोवैज्ञानिक विचारधारा के कारण एक ही संस्कृति में अभिव्यक्त है या एक ही संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर बलसली की बात करें तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो विशेषतः भाषा, रीति रिवाजों व समान सभ्यता के कारण आपस में बंधे हुए होते हैं, जो उनमें एकता की भावना जगाती है। तो जो भावनाएं हैं वो राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो क्षेत्र है, जो निश्चित जनसंख्या है या जो निश्चित भूभाग है या एक प्रभु सत्ता संपन्न सरकार है, उसका अर्थ है राज्य। राज्य के साथ भावना जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती, जबकि राष्ट्र के अंदर भावनाओं का ही प्रचार प्रसार होता है या भावनाएं ही प्रमुख होती है या भावना के आधार पर ही हम राष्ट्र से जुड़े हुए होते हैं। तो कह सकते हैं राष्ट्र एक समुदाय ही होता है जो समुदायों से मिलकर बना एक समुदाय है। चलिए, जब हम राष्ट्र और राज्य में अंतर स्पष्ट करेंगे तब हमें इन दोनों का सटीक अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो पहला और महत्वपूर्ण अंतर है कि राज्य है वह जनसमूह, भूखंड, सरकार व राज सत्ता के द्वारा निर्मित होता है। मतलब किसी भी राज्य का निर्माण करना है तो वहां जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए और जो कि बाहरी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। जबकि राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं है। राष्ट्र के लिए समान राजनीतिक आकांक्षाएं, एक जैसा इतिहास, धर्म, भाषा, हित अहित, पूर्वज, सभ्यता व संस्कृति होनी चाहिए। यहां निश्चित भूभाग होने की आवश्यकता नहीं है, एक सरकार होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक ही राष्ट्र को मानने वाले लोग अलग अलग राज्यों में निवास कर सकते हैं या फिर एक राष्ट्र का एक राज्य भी हो सकता है, लेकिन सदैव राज्य राष्ट्र होता है ऐसा नहीं है। लेकिन दो भिन्न भिन्न राज्य हैं, उनका राष्ट्र, उसमें रहने वाले लोगों का राष्ट्र एक हो सकता है, वो एक राष्ट्रीयता की भावना से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। देखिए, दूसरा है कि राज्य है उसकी वैधानिक स्थिति होती है तथा वह निर्धारित मर्यादाओं में काम करता है। वैधानिक स्थिति है, वहां सरकार है, वहां कानून है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सभी को फॉलो करना पड़ेगा, सभी नियमों को, उन लोगों को, राज्य के सभी लोगों को उन नियमों को मानना पड़ेगा। जबकि राष्ट्र है वहां उसका वैधानिक स्वरूप नहीं होता तथा ना ही कोई मर्यादाएं होती हैं। वैधानिक स्वरूप का मतलब है जैसे भारत है उसकी अपनी सीमा रेखाएं हैं, पाकिस्तान है उसकी अपनी सीमा रेखाएं हैं, उस अपनी सीमाएं हैं, बांग्लादेश है उसकी सीमाएं हैं, अमेरिका की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन राष्ट्रीयता की कोई सीमाएं नहीं होती, उसका कोई वैधानिक स्वरूप नहीं होता। अगला अंतर है राज्य का अस्तित्व सरकार के कारण होता है कि हर राज्य में एक प्रभु सत्ता संपन्न सरकार होनी चाहिए जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, जिस पे किसी का बाहरी दबाव नहीं हो। लेकिन राष्ट्र के अंदर कोई वैधानिक संस्था या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। राष्ट्र के अंदर कोई भी वैधानिक सत्ता या सरकार नहीं होगी। देखिए, फिर है राज्य अपने आदेशों की पालना कराने की शक्ति रखता है तथा ना करने पर दंड का प्रावधान है कि उस राज्य के क्षेत्र में जो भी जनसंख्या रह रही है उसको उस राज्य के नियमों को पालन करना पड़ेगा। जैसे भारत का संविधान है तो भारत के संविधान का सभी लोगों को पालन करना पड़ेगा क्योंकि हम भारत नामक राज्य के सदस्य हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं हिंदू या हिंदुस्तान या जब हम हमारी राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो अब कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बांग्लादेश में रह रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, लेकिन अगर वो हमारे एक जैसे पूर्वज के साथ जुड़ा हुआ है, वो हिंदू अपने आप को मानता है, तो हिंदू होना एक राष्ट्रीयता की बात हो सकती है। जबकि भारत में का मतलब है एक राज्य। फिर है राष्ट्र का आधार राष्ट्रीय भावना है कि हम एक राष्ट्र के लोग हैं, वो राष्ट्र को व्यक्त करता है और हम एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो एक प्रकार के नियम कानून से चलते हैं और हम एक प्रकार की सरकार हम पर नियंत्रण रखती है तो वो राज्य को व्यक्त करेगा। फिर है राज्य एक राजनीतिक संकल्पना है जबकि राष्ट्र है वो एक सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। राज्य को राजनीतिक रूप से दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा मान्यता दी हुई होती है, जबकि राष्ट्र को ऐसी कोई मान्यता दुनिया या दुनिया के दूसरे देश प्रदान नहीं करते हैं। राज्य के साथ बल का घटक जुड़ा हुआ है जबकि राष्ट्र के साथ आपसी समझबूझ की भावना जुड़ी हुई है।
राज्य है वो बल से जुड़ा हुआ है कि राज्य की कानून आपको मानने पड़ेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ दंड का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। जबकि राष्ट्र के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, राष्ट्र केवल आपसी सूझबूझ और एक साथ जुड़ी हुई भावना को व्यक्त करता है। देखिए कुछ उदाहरण की बात करेंगे तब हम इसको समझ जाएंगे। सामान्य रूप से एक राष्ट्र का एक राज्य होता है, पर अनेक बार कई राष्ट्रीयता रखने वाले लोगों का भी एक राज्य बन सकता है। जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड, बल्गेरिया या यूगोस्लाविया। स्विट्जरलैंड में फ्रांसीसी, जर्मन व इटालियन तीनों राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं। तो यहां समझने वाली बात है कि एक राज्य के अंदर अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग भी रह सकते हैं। जैसे इसका स्विट्जरलैंड उदाहरण है कि वहां फ्रांसीसी लोग भी रह रहे हैं, जर्मन भी रह रहे हैं और इटालियन भी रह रहे हैं। तो इनकी अलग राष्ट्रीयता है, जर्मन की अलग राष्ट्रीयता है, फ्रांस वालों की अलग राष्ट्रीयता है, लेकिन उनका राज्य क्या है? एक ही है, स्विट्जरलैंड। तो एक राज्य में अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग भी रह सकते हैं, या फिर एक से अधिक राज्यों में मिलके भी एक राष्ट्रीयता के लोग रह सकते हैं, जिसका उदाहरण हम एक दूसरा और देखेंगे। देखिए, राष्ट्र राज्य से बड़ा हो सकता है तथा एक राष्ट्रीयता दो से अधिक राज्यों में फैली हो सकती है। जैसे कोरियन। अब कोरियन अपने आप में क्या है? कोरियन होना अपने आप में एक राष्ट्रीयता को प्रकट करता है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के लोग ही अपने आप को कोरियन मानते हैं। तो कोरियन होना राष्ट्रीयता है और उत्तरी कोरिया होना राज्य है, दक्षिण कोरिया होना राज्य को प्रकट करता है। तो अब हम यहां समझ सकते हैं कि दो राज्य हैं, राज्य 1 और राज्य 2, इन दोनों की राष्ट्रीयता एक हो सकती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक राज्य के भीतर ही अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग निवास कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीयता है वो भावनाओं को प्रकट करती है, राज्य है वो एक सीमा को, एक निश्चित भूभाग को, एक निश्चित सरकार को और प्रभुसत्ता संपन्न एक सरकार को व्यक्त करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।